हरे सजन सही खुश्क घास रहने दो, अरे इस जमी पर कोई तो लिबास रहने दो। पर्यावरण संरक्षण सिर्फ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को हमारे जीवन का भी अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण में जो हरा रंग है सावन के महीने में आपको दिखाई देता है, सीधे तौर पर वो हमारी खुशी और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। ये हरा रंग हमारे जीवन में भी बना रहे, इसलिए जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण को हम अपना नैतिक दायित्व भी समझें। लेकिन चूंकि ये सिलेबस का हिस्सा भी है, तो चलिए देखते हैं इस सप्ताह की महत्वपूर्ण 3 खबरों को, जिसको कि हम कवर करते हैं। तो आज के इस पर्यावरण के खंड में, इन्वायरमेंट दिस वीक में, स्वागत है आपका। सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह की वो 3 महत्वपूर्ण खबरें, फिर विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। इस सप्ताह की खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बिग फोर स्नैप के बारे में। यानी कि ये 4 ऐसे सांप हैं जिसकी वजह से भारत में कुछ घटनाएं, कुछ प्रभावी घटना घट रही है। वो कौन सी प्रभावी घटना है, उस पर विस्तार से जानेंगे। दूसरा है पहला वल्चर नेटवर्क पोर्टल, यानी कि वल्चर नेटवर्क के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है, तो दूसरी चर्चा हमारी विस्तार से इस पर होगी। और तीसरा है रीजनल ट्रेंड्स रिपोर्ट जो है, इसमें क्या प्रमुख बातें कही गई हैं, किस तरफ ये इशारा कर रहा है, इसको भी समझेंगे। एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिग फोर जो सर्प हैं, इसके विषय में वो क्या प्रमुख समाचार है। देखिए, भारत में 4 मुख्य सर्प ऐसे हैं। भारत में सर्पदंश की वजह से, यानी सांप काटने की, स्नेक बाइट की वजह से जो सबसे ज्यादा मृत्यु होती है, पूरे विश्व में अगर आधे से ज्यादा देखें तो भारत में सर्पदंश से मृत्यु होती है। इसमें भी जो 4 सांप हैं उसका अहम रोल है, जिसमें कि कॉमन करैत, जो करैत गांवों में पाया जाता है। इसके बाद सॉ स्केल्ड वाइपर जो होता है, लॉ स्केल्ड वाइपर जिसको कहते हैं, वो होता है। और तीसरा होता है आपका स्पेक्टेकल्ड कोबरा, यानी कि जिसको कोबरा आप जानते हैं, किंग कोबरा भी कहा जाता है, इसकी वजह से मौत होती है। और रसेल वाइपर होता है। तो ये 4 ऐसे सांप हैं जिससे भारत में जो मृत्यु होती है, सारे सर्प में से अन्य की तुलना में इससे 90% मृत्यु की घटना इसी की वजह से होती है। चारों सर्प यहां पर आपको दिख रहे हैं। तो अब इनके विषय में क्या खबर है, तो एक नया वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है। इस नए वैज्ञानिक अध्ययन में बताया गया है कि भारत के जो बिग फोर जो सांप हैं, सबसे ज्यादा सांप घाट काटने की जो घटना होती है, उसके लिए यही 4 जिम्मेदार हैं। और अब क्या होगा, अब ये अपने आवास बदलेंगे। मतलब सामान्य तौर पर जिस जगह पर ये पाए जाते हैं, अब ये उससे हटेंगे और दूसरी जगहों पर विस्थापित होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये अगर ऐसी घटना होगी तो ये सांप जो कि काटने के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं और इनके काटने से मृत्यु ज्यादा होती है, जब दूसरी जगह विस्थापित होंगे तो जाहिर तौर पर वहां पर सर्पदंश की घटना बढ़ेगी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम लोग हो। तो उत्तर और पूर्वोत्तर, यानी कि भारत के उत्तरी भाग में और पूर्वोत्तर की ओर ये अब अधिक पाए जाएंगे। नए वैज्ञानिक अध्ययन में यह बात कही गई है। यानी कि अभी तक जो दक्षिण भारत जैसे कर्नाटक जैसे राज्य में जो घटना हो रही थी, उसमें कमी आएगी और इनका जो विस्थापन देखने को मिलेगा वो ये उत्तरी भारत और पूर्वोत्तर में देखने को मिलेगा। अब इसकी वजह क्या है भाई, ऐसा क्यों होगा, तो चलिए मुख्य बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं। देखिए, बिग फोर सांपों का जो आवास है, हैबिटेट है, उसी में बदलाव की तरफ यह अध्ययन संकेत करता है। अब कर्नाटक जैसे राज्यों में इनका आवास जो है कितना घट जाएगा, तो लगभग 12% से लेकर 44% तक इसमें कमी आएगी। और इनका विस्थापन उत्तरी भारत में बताया गया। उत्तरी भारत में विशेष तौर पर हरियाणा, राजस्थान में तो होगा ही, और पूर्वोत्तर की तरफ अगर आप जाएंगे तो असम जैसे राज्यों में इनके फैलाव की संभावना है। इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां पर अभी ये सांप, इन जिनकी 4 कैटेगरी आपको बताई गई है, वो उतनी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, अब वहां पर इनका संकेंद्रण ज्यादा दिखाई देगा और भविष्य में लगभग 100% तक इनकी वृद्धि होने की संभावना है। इस अध्ययन में ये बात कही गई है। अब इससे क्या होगा, इन जगहों पर चूंकि सर्पदंश में इनका योगदान ज्यादा है, इन 4 कैटेगरी के, चाहे वो कॉमन करैत हो, चाहे वो सॉ स्केल्ड जो वाइपर हो गया, इसके अलावा आपका जो है कोबरा हो गया, इसके अलावा आपका रसेल वाइपर हो गया, अब इनकी वजह से जो सर्पदंश की घटना यहां भी देखने को मिलेगी। अब इससे किसान और सामान्य लोगों को खतरा होगा ही। वैसे ही भारत में, पूरे विश्व में, दुनिया में सांप काटने से होने वाली मौतों का लगभग आधा हिस्सा भारत झेलता है। तो ऐसे में अब विशेष खतरा कहां पर है, तो नॉर्थ में, और साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत है, इन 2 जगहों पर और ये घटना देखने को मिलेगी। अब इसके बारे में अगर बात करें, एक एक करके जरा सा इन प्रजातियों के बारे में चर्चा कर ले। अच्छा, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण बताया जा रहा है जलवायु परिवर्तन को। तो याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रकृति ही नहीं, प्रकृति में रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। हम सभी उससे प्रभावित होंगे। तो इसका मतलब जलवायु परिवर्तन के विषय में गंभीर होकर सोचना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी घटनाओं के लिए वो जिम्मेदार होता है। चलिए बात करते हैं भारत में सांप काटने के बारे में। तो देखिए, इन 4 प्रजातियों के बारे में जब आप चर्चा करेंगे
तो सांप जो सर्पदंश होता है उसको सामान्य तौर पर एनटीडी माना जाता है, यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज माना जाता है। अब ये क्या होता है, एनटीडी क्या होता है? दरअसल जो एनटीडी होता है, इन बीमारियों में आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे गरीब और ग्रामीण लोग, उनके क्षेत्र में जो ये बीमारी होती है जिन पर कि बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, ये नेग्लेक्टेड होती हैं, उनको कहा जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, यानी कि ग्रामीण और गरीब क्षेत्र जिनमें जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है उसको हम कहते हैं एनटीडी डिजीज के अंतर्गत मानते हैं। तो अब सर्पदंश इस कैटेगरी में तो है ही। अब इसमें भी 4 जो सांप जिम्मेदार हैं उसको देख लीजिए। तो कॉमन करैत की अगर बात करें तो यहां आप तस्वीर में देखिए, कॉमन करैत रात में बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। रात में अमूमन लोग सोते हैं उसी समय ये सक्रिय है। ये छोटे होते हैं लेकिन घातक बहुत ज्यादा होते हैं, और इनका जो जहर है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है और उससे मृत्यु हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब है सांप का जो जहर होगा वो सीधे तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा, हमारे न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करेगा, तो इसीलिए इसको न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं। अब इससे क्या होता है, सांस रुक जाती है, हृदयाघात भी हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो कॉमन करैत जो है वो बेसिकली सक्रिय होगा रात में और घातक होता है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी रसेल वाइपर की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं रसेल वाइपर को, इस तरह के चकत्ते इस पे बने होते हैं। ये ज्यादातर कहां पाया जाता है, तो खेतों में पाया जाता है। तो इसका मतलब रसेल वाइपर से खतरा किसको ज्यादा होगा, तो किसानों को होगा। चूंकि इसका कलर भी आप देख रहे हैं मिट्टी और उसमें ब्लैक स्पॉट है, तो खेतों में ये ज्यादा पाया जाता है। तो अचानक इसको पहचानना भी मुश्किल होता है, क्योंकि खेत के रंग में ये रंगा हुआ उसी कलर से मिलता जुलता है। अब ये अगर काटता है तो भीषण दर्द होता है, सूजन होता है, रक्तस्राव होता है। तो इससे सबसे ज्यादा खतरा रसेल वाइपर से जो किसान है उनको होगा। तो ये अगर सोचिए उत्तर और पूर्वोत्तर में शिफ्ट होंगे तो किसानों को इससे रसेल वाइपर से खतरा ज्यादा होगा। सॉ स्केल्ड वाइपर की बात कर लें तो ये आकार में छोटा है लेकिन ये बहुत आक्रामक होता है, यानी कि अटैक करता है, ये काफी क्रोधित स्वभाव का होता है। तो ये है, इसके जहर से खून जमने की क्षमता प्रभावित होती है, यानी कि अगर ये काटेगा तो उससे क्या होगा, इससे खून जमने की क्षमता जो है प्रभावित होती है, यानी कि हीमोटॉक्सिक जिसको कहते हैं इफेक्ट, हीमोटॉक्सिक इफेक्ट होगा। इसके काटने से खून जमेगा और खून जमेगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसके अब देखिए स्पेक्टेल्ड कोबरा की बात करें, यानी कि फन वाला जो कोबरा होता है, ये देख रहे हैं आप, इसके पीछे ये चश्मे जैसी आकृति आपको दिखाई देती है यहां पर। इसकी बात करें जिसको किंग कोबरा भी कहते हैं, आसानी से पहचाना जाता है, इसके फन पर चश्मे जैसा निशान होता है। इसके भी काटने से न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव होता है और मौत हो सकती है। तो बेसिकली जो 4 नाम आपको बताए गए हैं, सबसे ज्यादा सर्पदंश में जो योगदान है सर्पदंश से मृत्यु में, वो इन्हीं का है। तो इसकी वजह से इनके ऊपर जो इनका विस्थापन है उनको लेकर इस अध्ययन में ये बात कही गई है। तो यहां पर सर्पदंश के विषय में ये पहली खबर थी हमारी। दूसरी हमारी खबर है पहला वल्चर नेटवर्क पोर्टल। अब वल्चर यानी गिद्ध, इनके नेटवर्क के लिए पहला पोर्टल बना है। चूंकि पहला है तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कब ये पोर्टल लॉन्च किया गया, तो आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। चलिए आप कमेंट करके बताइए इस बार का सितंबर का पहला शनिवार किस दिन पड़ा जिस दिन ये मनाया गया। अब उसी अवसर पर क्या हुआ, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर ही एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और वहीं पर इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब देखिए कोई भी पोर्टल जो लॉन्च किया जाता है तो इस पोर्टल का क्या फायदा है। एक तो ये क्लाउड आधारित है। क्लाउड आधारित होने का मतलब, क्लाउड बेस्ड होने का मतलब ये हुआ कि इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी है वो उसको एक्सेस कर सकता है। क्लाउड का मतलब ये है कि वो ऐसी जगह इंटरनेट पर उपलब्ध है कि आप किसी भी जगह से उसको एक्सेसिबल है, एक्सेस कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो गिद्धों की प्रजातियां हैं, गिद्धों की जो जनसंख्या है, गिद्धों के जो प्रवास पैटर्न हैं या उन पर आने वाले जो खतरे हैं, उनके संरक्षण से जुड़ी जो मुख्य तौर पर जो जानकारी है, ये सब कुछ आपको इसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगी। तो इससे लोग ये समझ पाएंगे कि गिद्ध क्यों तेजी से घट रहे हैं। अब इस तरह से ये एक पोर्टल है जिसमें कि ये सारी जगह एक जगह होगी। अब इससे क्या लाभ होगा, तो गिद्धों के संरक्षण से जुड़े जो संरक्षणविद हैं, चाहे जो शोधकर्ता हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पे, चाहे जो साइंटिस्ट हैं या कोई एकेडमिशियंस छात्र हैं, ये सभी इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। अब इससे ये समझ पाएंगे कि गिद्धों के तेजी से घटने का कारण क्या है, शोधकर्ता इस पर शोध कर पाएंगे। शिक्षक और छात्र, विभाग या एनजीओ या स्थानीय भाषाओं में चूंकि जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी, तो स्थानीय भाषा में जानकारी उपलब्ध होने की वजह से जो स्थानीय लोग भी हैं वो भी जागरूक हो पाएंगे। क्योंकि जागरूकता प्रभावी, इफेक्टिव तभी होती है जब कोई भी जानकारी हमको उसमें भाषा बैरियर ना बने, वो स्थानीय भाषा में अगर उपलब्ध होगी तो जन जन तक वो जानकारी पहुंचेगी। तो यहाँ पर इस पोर्टल का ये लाभ होने वाला है। अब देखिए इसकी मुख्य विशेषताओं को देखें तो क्लाउड आधारित पोर्टल होगा, यानी हर जगह से इसको एक्सेस किया जा सकता है।
भारत के गिद्धों पर इसमें व्यापक ज्ञान होगा, जागरूकता प्लेटफॉर्म एक प्रदान करेगा, यानी कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक जानकारी है उसका संकलन होगा, एक जगह सारी जानकारी होगी। और जागरूकता जो फैलाने वाले अभियान है उनके लिए अगर आपको कुछ भी सामग्री चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगी, उसको आप मुफ्त में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर सामग्री उपलब्ध होगी। सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है कि स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराना। प्रारंभ में इसकी शुरुआत किस भाषा से हो रही है, तो असमिया भाषा से हो रही है, याद रखिएगा। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि असमिया भाषा से ही शुरुआत क्यों हो रही है। तो बात करेंगे अगर हम गिद्धों की, तो असम में गिद्धों की संख्या खासा है, तो इसी वजह से यहाँ पर वल्चर संरक्षण से जुड़े जो नेटवर्क बनाएंगे हम, उसमें इसकी शुरुआत स्थानीय भाषा में सबसे पहला चुनाव असमिया भाषा को ही किया गया। अब वल्चर कंजर्वेशन नेटवर्क जब बनेगा तो उसमें क्या फायदा होगा, जो वैज्ञानिक होंगे, चाहे वो एनजीओ से जुड़े हुए लोग होंगे, चाहे स्थानीय समुदाय होंगे या सरकार होंगी, सब आपस में क्या हो जाएंगे, इस नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसकी वजह से सारी चीजें बहुत सहज हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान से छात्र भी लाभान्वित होंगे, एनजीओ के लोग, उनका जो अपना कार्यक्षेत्र का अनुभव है उससे बाकी लोग लाभान्वित होंगे, स्थानीय समुदाय से जो स्थानीय जानकारी है वो इकट्ठा करना आसान होगा। कुल मिला के सरकार भी अगर इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहती है तो उसको भी अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। तो एक केंद्रीकृत व्यवस्था होगी। क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य साफ तौर पर है कि गिद्धों का संरक्षण किया जाए और उनका जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानकारी को सबको फैलाया जाए कि गिद्ध क्यों महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि स्थानीय लोग अगर समझ जाएंगे कि गिद्धों का अस्तित्व हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो जाहिर तौर पर हम इसके संरक्षण के प्रयासों को वास्तविक धरातल पर लाने में ज्यादा सफल होंगे, क्योंकि इसमें स्थानीय भागीदारी अहम रोल निभा सकती है, क्योंकि उनके जीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर गिद्ध जुड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं, तो जानते हैं आप कि जो गिद्ध होते हैं उनको प्राकृतिक सफाई कर्मी के तौर पर भी जाना जाता है, यानी कि नेचुरल क्लीनर्स होते हैं। अगर कोई भी किसी पशु पक्षी जीव जंतु का शव होता है, अगर वो कहीं खुले में कोई मृत है, तो उसको खाकर साफ करने का काम गिद्ध करते हैं। तो एक तरह से एक नेचुरल क्लीनर्स हैं। अगर उनका शव वहां रहेगा, वो सड़ेगा, उसके माध्यम से कीटाणु फैलेंगे, तो जो स्थानीय स्वास्थ्य है, स्थानीय लोगों का जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करेगा, तो उसको सुरक्षित करने का काम गिद्ध कर रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गिद्धों का जो महत्व है, वो अगर बीमारी फैलेगी, इस तरह की कोई भी बीमारी फैलेगी, मान लीजिए जो शव है वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें कोई ऐसा वायरस है जो पूरे पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, तो ऐसी दशा में गिद्ध क्या करता है, उसको क्लीन करने का काम करता है। तो हम इस जागरूकता को फैला सकते हैं लोगों तक कि गिद्ध वास्तव में हमारे पूरे स्थानीय स्वास्थ्य के लिए भी कैसे महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इस जागरूकता के माध्यम से इनका संरक्षण आवश्यक होगा। अब इसको एक सिटीजन साइंस के रूप में गिद्ध और अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में शामिल करना। सिटीजन साइंस का मतलब यह हुआ कि आम लोग भी एक वैज्ञानिक डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आम लोग भी अब उसमें हिस्सेदार बने, यानी कि गिद्धों के संरक्षण के कार्यों में आम लोगों को भी शामिल करना। यही आपका सिटीजन साइंस है, यानी लोग भी उस वैज्ञानिक पद्धति का हिस्सा बने। उदाहरण के तौर पर अगर मोबाइल ऐप है तो उस मोबाइल ऐप के माध्यम से पोर्टल पर गिद्ध दिखने की, अगर कहीं गिद्ध दिखा तो उसकी रिपोर्ट को किसी ने अपलोड कर दिया, तो ये क्या हुआ, स्थानीय सूचना पहुंच गई उस पोर्टल के माध्यम से उस इंपॉर्टेंट व्यक्ति या उस इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं, विभाग के पास, जहां से उसके संरक्षण के लिए प्रयास होने चाहिए। तो ये है कि सूचना में आम लोगों को भी शामिल करना। इसका मतलब यह हुआ कि सिटीजन साइंस का इसमें प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से ये इसका उद्देश्य है। अब देखिए, गिद्ध संरक्षण में कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है, तो चुनौतियों में एक तो जो शव होते हैं, कई बार शवों में जहर का उपयोग होता है। मान लीजिए कि कोई शिकारी है, कोई मान लीजिए बाघ है, वो लगातार आ रहा है, लोगों के गांव पे अटैक कर रहा है, अगर वो नरभक्षी हो गया है तो लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी पशु को उसने मार दिया, फिर वो अगर उसको खाने आएगा तो लोग उससे अपने पशु पक्षियों की रक्षा के लिए क्या करते हैं, कई बार शवों में जहर मिला देते हैं ताकि वो बाघ आए तो उससे वो फिर उस गांव में ना आने पाए, इस तरह की घटना हो। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से नुकसान क्या होता है, शवों में जो जहर होता है या किसी दवा की वजह से उस शव में जहर हो सकता है, तो इससे क्या होता है कि हानिकारक जो पशु चिकित्सा दवाएं भी हैं, जैसे कि डाइक्लोनोफेनाक, इसका नाम आपने सुना होगा, काफी चर्चा में थी दवा। इसकी वजह से भी क्या था कि ये जो पशुओं के या किसी के अगर शरीर में ये दवा होती थी और उसको जब गिद्ध खाते थे तो गिद्धों की जो किडनी है वो फेल हो जाती थी, और इसकी वजह से गिद्धों पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव इसका देखने को मिला था, बहुत इसके नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले थे। तो समाज में गिद्धों के प्रति एक नकारात्मक धारणा भी है। इनकी वजह से जहां गिद्धों को नुकसान मिला, ये प्रमुख चुनौतियां हैं। जो शवों में जहर का प्रयोग हो गया या हानिकारक पशु चिकित्सा दवाएं होगी, ये तो हैं ही।
समाज में गिद्धों के प्रति एक नकारात्मक धारणा है, यानी कि संस्कृति में उनको, चूंकि वो शवों को खाने का काम करते हैं, तो बहुत पॉजिटिव एक उनके लिए थॉट नहीं है। तो इसको एक चुनौती है दूर करना, यानी कि एक नकारात्मक धारणा जो कि अंधविश्वास भी आप कह सकते हैं, जबकि वास्तव में ये तो हमारे लिए पॉजिटिव काम कर रहे हैं, हमारे समाज में सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रति एक नकारात्मक धारणा है, तो उसको भी दूर करना एक चुनौती के तौर पर है। संकटग्रस्त प्रजातियों में विशेष रूप से जो स्लेंडर बिल्ड गिद्ध है, यानी गिद्धों की जो कई प्रजातियां हैं, व्हाइट रफ्ट गिद्ध हैं, रेड हेडेड गिद्ध हैं, हिमालयन ग्रिफोन है, इंडियन वल्चर है, सिरेनेरेस वल्चर है, यूरोशियन ग्रिफोन है, तमाम जो गिद्धों की प्रजातियां हैं उसमें संकटग्रस्त प्रजातियों में जो स्लेंडर बिल्ड गिद्ध है, ये प्रमुख नाम इसका लिया जा सकता है। तो गिद्धों में ये जो प्रजाति है, अगर आप देखें तो 800 ही लगभग इसकी परिपक्व जो जीवित हैं वो इनकी संख्या बची है। इसका मतलब कि ये बहुत ज्यादा संकट की स्थिति में है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। चाहे हम शवों में जो जहर है उसका प्रयोग कम करें, ऐसी दवाओं को प्रतिबंधित किया जाए, कोई इसका उपयोग ना कर पाए, समाज में गिद्धों के प्रति जो नकारात्मक धारणा है उसको पॉजिटिव धारणा के रूप में बदला जाए, ये बताया जाए कि नहीं भाई ये नेचुरल क्लीनर है, ये एक ऐसे सफाई करता है जो कि हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इससे जो चुनौतियां हैं उनसे निपटा जा सकता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रीजनल ट्रेंड्स रिपोर्ट। अब ये रीजनल ट्रेंड्स रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, जहां एक तरफ उपलब्धियों की तरफ इशारा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं, तो देखिए ये रिपोर्ट जो है बेसिकली किसके द्वारा दी गई है, तो ये रिपोर्ट जो आई है ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया प्रशांत यानी UNESCAP के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, रीजनल ट्रेंड्स रिपोर्ट ऑन एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2025, इस नाम से ये रिपोर्ट दी गई है। क्या है, किससे संबंधित है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र से ये संबंधित है, याद रखिएगा। अब ये रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह है कि 2030 तक जो बिजली की पहुंच है वो सार्वभौमिक रूप से हासिल करने की राह पर है। ये क्षेत्र, एशिया जो पैसिफिक क्षेत्र है, 2030 तक बिजली की पहुंच सार्वभौमिक रूप में, इसका मतलब सब तक बिजली की पहुंच निर्धारित हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जो क्लीन कुकिंग है, यानी कि जो स्वच्छ ईंधन पर आधारित खाना पकाने की जो हम कह सकते हैं जो टेंडेंसी है, वो कितना अचीव हो पा रहा है, इसको देखने की जरूरत है। क्योंकि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका रोल हम बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, वो देखने की जरूरत है। सिर्फ सार्वभौमिक बिजली पहुंच हासिल करना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि स्वच्छ खाना पकाने की तकनीकी, स्वच्छ खाना का मतलब जहां पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग हो रही हो, जिससे कि प्रदूषण शून्य है, जिससे कि स्वास्थ्य पर जो पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव है वो कम है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि लगभग 1 बिलियन लोग अभी भी जो जिस ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है, तो जीवाश्म ईंधन है, यानी कि इससे प्रदूषण हो रहा है, इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि प्रदूषित ईंधन पर निर्भरता है। अब यही बात इस खबर में बताई गई है। अब इसमें अध्ययन के जो प्रमुख बिंदु हैं, उसमें क्या प्रमुख फैक्ट्स बताए गए हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये कहा गया कि जो बिजली की पहुंच है, बिजली की पहुंच 2023 तक बताया गया है कि क्षेत्र में विद्युतीकरण की जो दर है, किस क्षेत्र की बात हो रही है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात हो रही है। यहां पर जो विद्युतीकरण की दर है वो 98.6% तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी अभी जो तादाद है लोगों की, जो लोग बिना बिजली के हैं, लगभग 50 मिलियन लोग हैं जो बिना बिजली के अभी भी हैं, यानी कि इस क्षेत्र में भी काम करना है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में 97.4% लोग कनेक्टेड है, लेकिन आपूर्ति जो है वो कैसी है, यानी कि बिजली से जो लोग, बिजली की पहुंच तो बता दिया गया कि यहां तक हो गई, लेकिन अगर आपूर्ति की बात करें तो बिजली कभी आई कभी गई, आंख मिचौली खेल रही है, यानी कि असंगत है। तो ये एक समस्या बताई गई। दूसरा, ये स्वच्छ खाना पकाने के विषय में है। ये कहा गया कि 2000 से लेकर 2023 तक जो पहुंच है 38% जो था 2000 में, वो बढ़कर 78.9% तक हो गया। फिर भी लगभग 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बायोमास, कोयला और केरोसिन पर निर्भर हैं। यानी कि कोयला और केरोसिन पर निर्भरता का मतलब ही हुआ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रदूषित, यानी प्रदूषण जिससे हो रहा है, ऐसी चीजों पर, ऐसे ईंधन पर निर्भर हैं जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण घरों में केवल 63.6% लोग स्वच्छ खाना पकाने का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि स्वच्छ ईंधन का जो उपयोग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में थोड़ी संतोषजनक स्थिति है, 92% वहां पर है। जो पारंपरिक ईंधन है उससे घरेलू वायु प्रदूषण हो रहा है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और इससे सामाजिक समस्याओं को भी जन्म मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो जाहिर तौर पर आप उस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उसका बोझ आपके पॉकेट पे आएगा, और जो पॉकेट पे बोझ आएगा तो कहीं ना कहीं जब आर्थिक चीजें प्रभावित होती हैं तो उससे सामाजिक घटना भी प्रभावित होती है।
तो उससे सामाजिक समस्याएं भी सामने आ रही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की बात की गई, ये कहा गया कि 2013 से 23 तक जो नवीकरणीय बिजली क्षमता है वो 568 गीगावाट से बढ़कर 1785 गीगावाट हुई है। प्रति व्यक्ति क्षमता भी 151 वाट से बढ़कर 451 वाट हुई है। कुल ऊर्जा आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा लेकिन अभी भी केवल 16.3% है, यानी कि अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो वो बढ़ी है, प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन इसका अभी ओवरऑल जो एनर्जी है वो उसमें प्रतिशत अभी भी कम है, यानी कि अभी इस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अंतिम ऊर्जा खपत, यानी कि जो वास्तव में लोग उद्योग और सेवाएं उपयोग करते हैं, वो भी बढ़ाने की जरूरत है। अंतिम ऊर्जा खपत जो है वो भी 11.2% है, इसको भी अभी बहुत इंक्रीज करने की जरूरत है। और जीवाश्म ईंधन अभी भी 85% हिस्सेदारी रखता है, जिसमें कि कोयला प्रमुख है, और आप जानते हैं कि कोयले से जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये इस रिपोर्ट में बातें कही गई हैं। अब इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, तो आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ ईंधन यानी कि स्वच्छ खाना पकाने की जो ऊर्जा दक्षता है उसमें जो रीन्यूएबल एनर्जी है यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा है उसके प्रतिशत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए जो है जागरूकता की जरूरत है, उसके लिए सरकारी और निजी दोनों प्रयासों की जरूरत है। घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का व्यापक उपयोग तभी बढ़ सकता है। फिर इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शोध नवाचार को और बढ़ाया जाए ताकि इस पर जो लागत आती है उस लागत को भी कम किया जा सके। जब ये सस्ती होगी तो घर घर तक इसकी पहुंच होगी। क्षेत्रीय सहयोग और राष्ट्रीय रणनीतियों को जलवायु लक्ष्यों के अनुकूल बनाया जाए, यानी कि जो राष्ट्रीय लक्ष्य या रणनीतियां हैं उसमें क्षेत्रीय सहयोग भी लिया जाए और इसमें इसकी भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। आपूर्ति के साथ साथ मांग पक्ष भी, हम भाई मांग कैसे बढ़ेगी किसी चीज की, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी है तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन उसको पॉकेट फ्रेंडली अगर आप बनाएंगे तो उसकी डिमांड अपने आप ज्यादा होगी, क्योंकि उसका जो लाभ पक्ष है वो लोगों को तभी आकर्षित करता है जब वो पॉकेट फ्रेंडली होती है। हालांकि इस पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, भारी सब्सिडी दी जाती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर, तो उसको बहुत ज्यादा मांग पक्ष को मजबूत करने की जरूरत है। ये बताया जा सकता है कि अभी आपको जो राशि ज्यादा लग रही है, जिसको आपको लगता है कि ज्यादा ये महंगा है, जब आप लंबे समय में देखेंगे तो वो आपके लिए सस्ता है। तो इस चीज को समझाने की जरूरत है। तो मांग पक्ष तभी बढ़ेगा और इसको सिस्टमिक सुधारों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से इसमें सुधार देखा जा सकता है और हम प्रदूषण से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उससे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था इस सबको दुरुस्त कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। इसके जवाब की अपेक्षा आपसे है। आप काफी जवाब देते हैं, काफी जवाब आपके सही होते हैं। चलिए, भारत के बिग फोर सांप कौन कौन सी प्रजातियां हैं बिग फोर में, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। ए है कॉमन करैत, रसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, स्पेक्टेकल्ड कोबरा। बी वही किंग कोबरा, रसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर या ब्लैक मम्बा। सी है कॉमन करैत, ब्लैक मम्बा, सॉ स्केल्ड वाइपर या स्पेक्टेकल्ड कोबरा। फिर डी है रसेल वाइपर, ग्रेट कोबरा, कॉमन करैत, सॉ स्केल्ड वाइपर। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस संगठन ने लॉन्च किया? असम बर्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क। बी है आपका वी फाउंडेशन इंडिया। सी है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या डी है लासा फाउंडेशन। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, स्वच्छ खाना पकाने की पहुंच 2000 से 2023 के बीच कितनी बढ़ी? 38 से 78.9%, 50 से 90%, 20 से 70% या 60 से 85%। तो उम्मीद है कि पर्यावरण खंड को आप सिर्फ अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं समझेंगे, अपने जीवन के अभिन्न अंग के तौर पर इसको स्वीकार करते हुए नैतिक जिम्मेदारी का भी ध्यान रखेंगे। और अंत में आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, वो भी आप जान जाइए कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आपको दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स की तरफ से मिल रही है 50% तक की छूट। साथ ही बुक्स पर भी 25% की छूट है और इस छूट का लाभ उठाने के लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। साथ ही साथ 87501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं और इस छूट का लाभ 5 और 6 सितंबर तक ही उपलब्ध है। तो इसके लिए आप लाभान्वित हों, लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।